नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉर गिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है डॉक्टर फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द ब्लेम गेम। द ब्लेम गेम। इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जैसे लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि जब हम किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम एक ग्रीवियंस स्टेट में जाते हैं, और उस ग्रीवियंस स्टेट में जाके हमारा जो माइंड है एक तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग सिचुएशन में चला जाता है, और एक तरीके से ढूंढना शुरू करता है, कल्प्रिट ढूंढना शुरू करता है कि कौन मेरे इस दुख का, इस सफरिंग का, इस पेनफुल सिचुएशन का जिम्मेवार है। तो एक तरीके से ये फॉल्ट फाइंडिंग या कहते हैं ब्लेम किसी को करना, ये इस तरह की कहते हैं माइंड जो है इस तरह की एक साइकिल में पड़ जाता है, इस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग में पड़ जाता है। तो यहाँ पे ऑथर पूरे चैप्टर में बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से ये जो एक फॉल्ट फाइंडिंग या ब्लेम गेम जो है ये वो स्टार्ट होती है, कैसे होती है, और उसमें हम क्या करते हैं, और उसमें हमारा जो माइंड है वो कैसे इन्वॉल्व होता है, और हमें इस ओवरऑल ब्लेम गेम के हमें नुकसान क्या होते हैं, और इस ब्लेम गेम से हमें बाहर कैसे आना चाहिए, और इसका नुकसान क्या होता है, और इसके बचने के तरीके क्या हैं, ये ओवरऑल इस चैप्टर में हमारे साथ ऑथर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथर यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया, एक मैरलिन थे लेडी। वो जो थी हर बात के लिए परेशान थी, और जिम्मेवार ठहरा रही थी अपने मदर को। अपने सो कॉल्ड जो उनका बचपन था वो बहुत ख़राब निकला था, उनकी पेरेंटिंग जो थी वो बहुत ख़राब हुई थी, और एक कहते हैं जो इतनी उनके हिसाब से जो इतनी बुरी पेरेंटिंग या इतनी ख़राब पेरेंटिंग किसी की हो नहीं सकती जो इतनी उनकी हुई थी। और उसके लिए वो कहते हैं अभी वो 52-53 और ओल्ड हो गई थी मर्लिन, जबकि उनकी मदर जो हैं 80s में थी अपने। तो अभी भी वो कहते हैं अपनी मदर को अपने बचपन के लिए जिम्मेवार ठहराती हैं, और उसके लिए अभी भी उनसे नाराज़ हैं। अभी भी वो चाहती हैं कि वो मदर जो हैं उनको वो बचपन का प्यार दें, और उसके लिए वो उनको अभी भी ब्लेम कर रही हैं कि वो उन्होंने के साथ जो उनकी जो परवरिश है, जो उनकी चाइल्डहुड है, वो कहते हैं जैसे भी ख़राब निकला उसके लिए उनके मदर जिम्मेवार थे। तो अब यहाँ पे जो ऑथर बताते हैं कि अब क्योंकि अपब्रिंगिंग जो मर्लिन की जो हुई इस तरह के माहौल में हुई, संस्कार जो थे उसके अच्छे नहीं मिले, ख़राब मिले, और उसकी जो एक माइंडसेट था मर्लिन का वो ख़राब हो गया, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसके संस्कार अच्छे नहीं मिले थे। तो अभी क्या था, उसको दिक्कत आ रही थी मर्लिन को अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में। फॉर एग्जांपल मर्लिन की जो अपनी शादीशुदा लाइफ थी उसमें वो डिस्टर्ब थी, तो उसके लिए वो अपने मदर को जिम्मेवार समझती है। और कहते हैं यहाँ पे वो किसी पब्लिक प्लेस में जाके कंफर्टेबल नहीं महसूस करती थी, तो उसके लिए वो अपने मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी। उसने अपना वेट गेन कर लिया था तो उसके लिए मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी। वो हमेशा डाइपर सो कॉल्ड डिप्रेस्ड स्टेट में रहती थी, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहती, तो उसके लिए वो मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी। बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था एज़ पर हर एक्सपेक्टेशन, तो उसके लिए वो मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी। और यहाँ तक कि कहते हैं कि हर जो कि उसकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन थी या कोई भी ऐसी कंडीशन हो रही थी एट प्रेजेंट, एट राइट नाउ, एट द एज ऑफ 50+, कहते हैं अभी भी वो अपनी मदर को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही थी। तो ये जो एक यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि नो डाउट मर्लिन के साथ बहुत बुरा हुआ, और उसके लिए कहीं ना कहीं उनके मदर जो थे रिस्पॉन्सिबल थे, इससे हम कहते हैं डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि मर्लिन का अब कहते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, अभी कहते हैं 50-55 साल की वो हो गई हैं, अभी भी उनका अपनी मदर को उस चीज़ के लिए गलत ठहराना और उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना, अभी भी उनके साथ वो गिला शिकवा रखना, अभी भी उस चीज़ पे फ्रस्ट्रेट होना, ये कहते हैं समझ से बाहर है, ये गलत है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये जो एक ऑथर हमें बताते हैं कि ये क्या है, अब ये माइंडसेट क्या इंडिकेट करती है। तो ये यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि दिस इज़
नथिंग बट यू कैन से, कहते हैं अब यहाँ पे मर्लिन क्या है बेसिकली, कहते हैं नी डाउन तक, कहते हैं ग्रीवियंस स्टेट में या ग्रीवियंस फेज में उस, कहते हैं दलदल में घुस चुकी हैं। अब ये जो स्टेज है दिस इज़ कॉल्ड ब्लेम गेम। तो यहाँ से ये कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि ये ब्लेम गेम जो है स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जहाँ पे हम कहते हैं कि ब्लेम गेम स्टार्ट हो गई है, या माइंड में उनके ब्लेम गेम है, हर किसी बात के लिए वो अपने मदर को ब्लेम कर रही हैं। तो यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि इंसान के साथ, चाहे मर्लिन हो या कोई भी इंसान हो, जब इंसान की कहते हैं ऐसी सिचुएशन हो कि हर किसी सिचुएशन के लिए, हर किसी फेज़ के लिए, हर किसी इवेंट के लिए वो किसी दूसरे इंसान को, हर किसी इवेंट के लिए कहते हैं दूसरे इंसान को एट द मोमेंट जो कि हो रहे हैं उसके लिए, कहते हैं किसी ऐसे इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश करें जो कि पास्ट में कभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो ये एक तरीके से ब्लेम गेम है। अब यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल इन हमारे साथ शेयर करते हैं, जैसे डाना थे, वो जो कि सॉफ्टवेयर एनालिस्ट थी। तो कहते हैं वो भी बेसिकली उसके साथ भी उसको एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी प्रमोशन होगी, रादर उनकी प्रमोशन ना होते हुए रादर उनको बोला जाता है कि अभी जो कंपनी है कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ रखने वाली है। तो वो शॉक्ड होती है और कहीं ना कहीं अपने बॉसेस को रिस्पॉन्सिबल, या कहते हैं उनको अकाउंटेबल ठहराती है, उनके साथ कहते हैं वो अनहैप्पी होती है, उनको बुरा भला कहती है कि इनकी वजह से मेरे ये हालात हो गए और मेरी हेल्थ भी रादर स्टेक पे है, मैंने तो आउट ऑफ द वे जाके भी मैंने काम किया, अपनी सो कॉल्ड अपनी फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब किया एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे कहते हैं वो आज की डेट में भी अगर उसके साथ बात करते हैं तो आज की डेट में भी वो उस पुरानी बातों को लेके, उस पुराने एपिसोड को याद करके अपने, कहते हैं पुराने बॉसेस को बुरा ठहराती है, उनके बुरा भला बोलती है, उनके बारे में उसकी राय जो अच्छी नहीं है। तो ये जो एक तरीके से कहते हैं दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लेम गेम, क्योंकि अभी जो उसकी सिचुएशन है उसका लेना देना, उसका कहते हैं संबंध जो है पास्ट के उस इंसिडेंट्स के साथ नहीं है। अभी जो उसकी सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबल वो है, खुद है, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसकी है, एट द मोमेंट जो उसके हालात हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है। नो डाउट पास्ट के जो एपिसोड थे, जो पास्ट में जो इंसिडेंट्स उसके हुए उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उनके बॉसेस की हो सकती हैं, बट एट द मोमेंट जो है वो ये नहीं कह के इस चीज़ से पीछे हट सकते कि जो एट प्रेजेंट हो रहा है वो पास्ट में मेरे साथ हुआ था, उसकी वजह से प्रेजेंट जो मेरा ख़राब हो रहा है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये जो एक कहते हैं एक तरीके से एट द मोमेंट जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है उसको, कहते हैं ये बोल के पीछे हटना, या कहते हैं अपने आप को स्केप कर लेना कि ये पास्ट में मेरे साथ बुरा हुआ था। तो ये एक तरीके से क्या है, दिस इज़ अ ब्लेम हाइपोथेसिस। अब ये ब्लेम हाइपोथेसिस क्या है, बेसिकली इट्स अ हाइपोथेसिस, मतलब जो कि एक एजम्पशन है जिसको कहते हैं, जो उसमें सच्चाई हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, उसमें हमें कोई श्योरिटी नहीं होती। और जिस इंसान की वजह से हमारे साथ बुरा हुआ या किया, जिससे हमें लगता है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, और हमें उसकी ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि उसने मेरे साथ ये जो गलत किया या हुआ उसने इंटेंशनली किया, जानबूझ के किया या नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं डायना के साथ हुआ कि उनके जो सो कॉल्ड एम्प्लॉयर था, उनका जो बॉस था, उसने रादर एडमिट किया कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी नो डाउट बहुत अच्छी थी, बट कंपनी की पॉलिसी की वजह से कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वेब डिज़ाइनर या वो कहते हैं एम्प्लॉयज़ रखने थे, तो भी उसकी प्रमोशन का जो था वो इशू डिज़ोल्व हो गया। तो इसलिए दैट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। तो वो खुद एडमिट कर रहे थे कि उसकी परफॉर्मेंस जो थी अच्छी थी। तो यहाँ पे ये कहना या इस चीज़ को अगर वो कह के चलती है, या इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ देना, या इस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट होना, या कि मेरा बॉस जो है रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है मेरे, इस तरह के जो मेरे साथ हुआ, तो कहते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं थी उसके साथ कुछ बुरा करने की या गलत करने की। अब इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो ऑथर डिस्कस करते हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाउ ब्लेम वर्क्स। अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ऑथर एलन की,
एलन क्या थे, एक 35 ईयर ओल्ड जेंटलमैन थे जो कि मैरिड थे एक लेडी एलिनी के साथ। वो एलिनी के साथ मैरिड थे, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज एन अफेयर विद अनदर जेंटलमैन। और वो इनको एलन को डबल क्रॉस कर रही थी, उसको चीट कर रही थी। और उसको जब पता चलता है तो वो बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और अभी क्या था, जब ऑथर को ये मिलते हैं ये एलन, तो कहते हैं काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद, उससे सेपरेट होने के बाद अपनी वाइफ के वो, जबकि वो एक्स हो जाती है। और कहते हैं अपने सो कॉल्ड उनका जो बॉयफ्रेंड होता है इसकी वाइफ का, उसके साथ वो शादी कर लेती है, उनके साथ अपना एक अलग से ज़िंदगी स्टार्ट कर लेती है। तो अभी जो एलन है, अभी ऑथर के साथ ये डिस्कस करता है, तो अभी एट द मोमेंट भी वो है अपनी प्रॉब्लम्स, अपने पेन, अपनी स्ट्रेस, एंजाइटी का जो कहते हैं रीज़न है, वो अपनी वाइफ को मानता है, एक्स वाइफ को मानता है, और उसी को कहते हैं हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, काउंटेबल मानता है। तो ऑथर यहाँ पे अब बोलते हैं, बताते हैं, हमें मैसेज कन्वे करते हैं कि एलन का एट द मोमेंट इस चीज़ को लेके पकड़ के बैठना कि अभी भी मेरी जो भी मेरे साथ बुरा हो रहा है लाइफ में, जो भी मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरी उसके लिए वाइफ जो है रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, ये गलत है। नो डाउट उसकी वाइफ ने जो उस वक्त किया वो गलत किया, चीट किया, डबल क्रॉस किया, और कहते हैं इसको साथ धोखा किया, वो गलत किया, और उसके लिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो भी एज़ पर लॉ बनती है। बट कहते हैं इस चीज़ के लिए एट द मोमेंट अगर एलन कहे कि अभी भी वो जो वाइफ है उसके लिए अकाउंटेबल है, और उसके लिए उसको ठीक करने के लिए उस सिचुएशन को कहते हैं वो आए, आके उससे माफ़ी मांगे, और उससे एज़ पर हर हिज एक्सपेक्टेशन वो उसके साथ टाई अप करे। तो कहते हैं दिस इज़ नॉट अ फिजिबल, बिकॉज क्योंकि वो आगे मूव ऑन कर चुकी है। तो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, और ये एज़ पर हिज एक्सपेक्टेशन गलत है। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो एक तरीके से हाइपोथेसिस है, ये जो एक तरीके से सो कॉल्ड ब्लेम है, ये इस तरह से वर्क करता है। हम यहाँ पे बताते हैं, ऑथर आगे भी बताते हैं कि और भी यहाँ पे हमारे साथ एग्जांपल्स शेयर करते हैं कि जिस तरह कैसे एलन की इन्होंने शेयर की है, उसी तरीके से और एग्जांपल्स हमारे साथ, और टेस्टमनीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, और हमें बताना यही चाहते हैं। जैसे कि मर्लिन की एग्जांपल यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं कि वो अपने मदर को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल अभी भी समझती हैं, कि उनकी जो सफरिंग्स हैं, उनकी जो है उनका कारण जो है मदर हैं। चाइल्डहुड में उनकी जो है अच्छी देखभाल या अच्छी उनको एक बचपन उनका नहीं रहा, उसकी वजह से ये दिक्कतें आज की डेट में जो है उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, ये कारण है। तो कहते हैं ये जो है ब्लेम जो है इस तरीके से काम करता है, बट दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट और प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग्स। तो ये कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि ये गलत तरीका है। अब यहाँ पे एक और दिक्कत होती है कि जब ये सो कॉल्ड ब्लेम हाइपोथेसिस होता है, इसकी और ख़ासियत क्या होती है कि इंसान जो है ये जो एक तरीके से ओवरवेलम हो जाता है पेन की वजह से, और क्या करता है कि दूसरों को अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल समझना शुरू करता है, और माइंड में दूसरों को जो कि उनको लगता है कि ये हमारे पेन का रिस्पॉन्सिबल है XYZ इंसान, उनको कहते हैं माइंड में इतनी स्पेस दे देते हैं, उन इवेंट्स को, उन घटनाओं को इतना बार बार राउंड द क्लॉक 24/7 उनके बारे में सोचते रहते हैं। और सो कॉल्ड हमें कहते हैं ऑथर के माइंड में इतनी स्पेस रेंट कर देते हैं, दे देते हैं, कि और कुछ वो सोच ही नहीं पाते हैं, और नहीं सोचने की वजह से वो वही सोचते रहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिविटी का विशियस साइकिल चलना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली वो और ये ब्लेम गेम जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और विशियस हो जाती है, और विग्रस हो जाती है। और कहीं ना कहीं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, नतीजा क्या होता है, जिसने आपके साथ कभी बुरा किया वो तो करके निकल जाता है, उसको तो कुछ नहीं होता है। लेकिन
अभी आप क्या कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि आप उस बात को पकड़ के बैठे हुए हैं अभी तक, और पकड़ के बैठे हुए हैं और अपना नुकसान किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने माइंड में उस चीज़ को एक कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस रेंट दे रखी है, और यूँ कहते हैं या यूँ कहें कि राउंड द क्लॉक 24/7 उस बात को सोचे जा रहे हैं और नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं। और उसकी वजह से क्या है, आप अपना प्रेजेंट को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को भी ख़राब कर रहे हैं, जो कि एक बहुत कहते हैं डिस्टर्बिंग है। उस चीज़ के ऑथर कहते हैं हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं नो डाउट इसके जो रीज़न्स हैं, ये कहते हैं जो भी ब्लेम के जो रीज़न्स होते हैं, जो कि मे बी कहते हैं प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, पास्ट में भी हो सकते हैं, इसके फ्यूचर में भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो भी ब्लेम का कारण हो सकती हैं। और कहते हैं लेकिन एग्जैक्टली हमें जो सीखना है इस पूरे सो कॉल्ड ब्लेम गेम में से वो ये है कि हमने इस पूरे हर्ट को, या कहते हैं जो भी हमारे साथ एक हमें लगता है कि बुरा हुआ, उससे हमें बचना कैसे है, उसे उस तरह के एक विशियस साइकिल से, नेगेटिविटी के दलदल से हमें बाहर कैसे आना है, उसके बारे में हमने सोचना है, उसके बारे में हमने ट्राई करनी है कि उससे कैसे हम बच सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइट और फ्लाइट। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जब हम हर्ट होते हैं, जब हमें तकलीफ़ होती है, जब हमें कुछ पेन होता है, तो कहते हैं बॉडी में हमारे एक तरीके से जो एक ख़तरा है बॉडी में, वो एक सिस्टम जनरेट करता है, एक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। वो सिस्टम क्या होता है, दैट इज़ अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मेथड। अब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मेथड क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें हमारा जो माइंड है, इसमें क्या है, इसमें केमिकल्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में। वो केमिकल्स बॉडी में रिलीज़ करके क्या करते हैं, वो हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, मसल्स में टेंशन आ जाती है, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हमारे कहते हैं सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक तरीके से स्लो डाउन हो जाता है, और बॉडी में जो है एक तरीके से एनर्जी जो है मसल्स में वो रश करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि बॉडी में जो है एक तरह से रिस्पॉन्स आता है माइंड से, या तो इस सिचुएशन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर इस सिचुएशन से भागने के लिए तैयार हो जाओ, दो ऑप्शंस होती हैं। और यहाँ पे जब इस तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है किसी भी पेनफुल सिचुएशन को, या कहते हैं इस तरह के डेंजर को, तो कहते हैं ये बॉडी का एक तरह से रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पे जैसे ऑथर बताते हैं कि मैरलिन जो थी, अब हर एक केस में, हर एक इवेंट में अपनी मदर को रिस्पॉन्सिबल ठहराती थी। अब यहाँ पे जैसे पहले बताया कि उसको गुस्सा बहुत आना लग गया था, तो कहते हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल अपने मदर को मान रही थी। और उसके बाद कहते हैं उसके जो मूड स्विंग्स उसमें बहुत होने लग गए थे। तो ये क्या था बेसिकली, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स था उसकी बॉडी का, ड्यू टू दैट जो हैपनिंग जो उसकी लाइफ में हुई थी पास्ट में, उसकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उसकी मदर की जो एक तरह से इल ट्रीटमेंट उसका जो बचपन में हुआ था उसकी वजह से। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ये इसके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं, उसका एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे हार्ट, मसल्स एंड ब्रीदिंग को। और ये कब काम करता है, जब हमारी बॉडी डेंजर में आती है, तब ये एक्टिवेट हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। उसी तरीके से एक और पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये होता है जब हमारी सो कॉल्ड डेंजर जो है दूर चला जाता है या ख़त्म हो जाता है, तो बॉडी नॉर्मलाइज कर जाती है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी नॉर्मलाइज हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है, मसल जो टेंस हुए होते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है, हमारी ब्रीदिंग जो है वो डीप हो जाती है, शैलो जब जो कि पहले शैलो होती है जब हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। और वो कब होता है, जब हमारी बॉडी जो है एक डेंजर में होती है। हमारा जो बॉडी को, हमारे को ब्रेन जो है सिग्नल देता है, और सिग्नल से क्या होता है, एक जैसे पहले बताया केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस केमिकल्स, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो सो कॉल्ड
अपना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं हमारे जो एक फ्लाइट एंड फाइट मोड है इसको एक्टिवेट करता है वाया मींस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एक हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि सो कॉल्ड सुपर नेचुरल पावर, इंटेलिजेंस, गॉड, ऑलमाइटी, जो भी बोलें कहते हैं, उसने एक बहुत बढ़िया सिस्टम और मैकेनिज्म हमारे अंदर रखा है इस सो कॉल्ड बॉडी को मेंटेन रखने का, उसको बचाने का। ये जो हमारे सो कॉल्ड एक सो कॉल्ड ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे लाइफ में हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन हमको ऑल ऑफ ए सडन उनको फेस करना पड़ता है, और हम उनको एक अच्छे तरीके से फेस करके उनमें से अच्छे तरीके से उनमें से बाहर आ सकें। तो ये एक सिस्टम हमारी बॉडी में एक अपने आप को सेव करने के लिए, उसमें से बड़े स्मूथली सेल आउट करने के लिए ये ऑलमाइटी ने, गॉड ने, सुपरनेचुरल पावर ने ये हमारे अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है नो डाउट हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, हमें इस तरह के पेनफुल सिचुएशन से या डेंजर से बाहर आने के लिए है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए, हमें इस सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, नो डाउट वाइजली यूज़ करना चाहिए। हमें बार बार इसको एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, अननेसेसरली एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। अननेसेसरली एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि हमें ये जो जो सो कॉल्ड छोटी छोटी बातों पे कहते हैं उनको लड़ाई झगड़ा करना, उनको अपने दिमाग पे लेना, उनको माइंड में उनको स्पेस रेंट करना, अब ग्रीवियंस स्टेट में जाना, तो इस तरह की ये जो हमारे जो लड़ाई झगड़े हैं, जो फ्रस्ट्रेटिंग टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, हमें इनको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये हमारे बॉडी में इनके जो इल इफेक्ट्स पड़ते हैं, हमें इंस्टेड ऑफ बॉडी में हमारे ये स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हों, हमारे कोशिश होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ हों, हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हों, हमारी सो कॉल्ड इंटेंशन ये होनी चाहिए, हमारे काम ऐसे होने चाहिए। वो हम आगे जाके आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे होते हैं। फ़िलहाल नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ गिविंग अवे आवर पावर। यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि जैसे ही हम हर्टफुल सिचुएशन में आते हैं तो कहते हैं हमारी एक सबसे बड़ी एक बिगेस्ट मिस्टेक होती है जब भी हम हर्टफुल सिचुएशन में आते हैं और ये स्ट्रेसफुल केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी जो एक पावर होती है, अपनी एक विलिंगनेस होती है, अपने आप को कंट्रोल करने की जो पावर होती है, वो एक तरीके से दूसरे को जो ऑफेंडर होता है या यूँ कहे सामने वाला होता है उसको रेगुलेट करने की जो एक ताकत होती है, इमोशंस को रेगुलेट करने की ताकत है, वो सामने वाले को दे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए नेगेटिव बात हो जाती है। अपनी सो कॉल्ड इमोशनल पावर जो है हम सामने वाले को दे देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये कैसे होता है बेसिकली, अब यहाँ पे बताते हैं कि जब हम एक तरह से एक सो कॉल्ड फ्रस्ट्रेटिंग टेंस एंग्जाइटी वाली स्टेट में होते हैं, तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो है वो एक ओवरवेलम सिचुएशन में जाता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारी जैसे पहले बताया स्ट्रेसफुल हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और उसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट जो है बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और मसल टेंस हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, अपने आप को फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे डिसीजन मेकिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो एक तरह से बहुत मिनिमाइज हो जाता है, हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, सही नहीं क्या है, या यूँ कहें कि रैशनली थिंकिंग जो है हमारी वो अफेक्टेड हो जाती है। तो अब यहाँ पे जब हमारी रैशनल थिंकिंग कहते हैं डिस्टर्ब हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हुए ना चाहते हुए हमारा जो एक तरीके से कहते हैं हम गिव अप कर देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये जो एक तरीके से गिव अप है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसको हम कहते हैं कि गिविंग अप ऑफ योर पावर। हम इमोशनली कहते हैं ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, हम अपनी एक तरीके से पावर जो है वो सामने वाले को दे देते हैं, हम दूसरे वाले के सामने वाले की हाथ की कठपुतली बन जाते हैं।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं एक हमारे साथ एक जेंटलमैन और एक लेडी की शेयर करते हैं उनकी कहानी, एक टेस्टमनी। एक जेंटलमैन होते हैं जॉनी, और उनके एक फ्रेंड होता है जॉन, जॉन एंड जेनी। तो ये बेसिकली क्या है, दोनों फ्रेंड्स थे, और अनफॉर्चुनेटली ये क्या होते हैं, जॉन जो होते हैं वो उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन ये जेनी जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, उनको डबल क्रॉस करते हैं। उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है जॉन की, उनके साथ ये उनकी कंसेंट के बिना, या कहते हैं उनको डबल क्रॉस करते हुए, उनको चीट करते हुए उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। और जब जॉन को पता चलता है वो इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इस चीज़ के डिस्टर्ब होने के बाद ये अपनी सफरिंग्स, कहते हैं जितनी भी अब फ्रस्ट्रेशन में है उस चीज़ के लिए, सभी के लिए कहते हैं जेनी को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराना शुरू कर देते हैं, उसके साथ अपना फ्रेंडशिप ख़त्म कर देते हैं ऑल दैट। तो कहते हैं ऑथर अब यहाँ पे बताते हैं कि नो डाउट जेनी ने जॉन को डबल क्रॉस किया, उसके साथ गलत किया, बट कहते हैं अभी उस चीज़ को लिंगर ऑन करना, उसको एक मेंटल स्पेस इतनी देना उस चीज़ को, उस एपिसोड को, वो कहते हैं ये जेन्युइन नहीं है, इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि एक तरीके से आप एक विशियस साइकिल नेगेटिविटी में फंस रहे हैं। हमें उसको नहीं फंसना है, हमें उस चीज़ को समझना है और अपने आप को कूल काम बैलेंस स्टेट में रखना है, ताकि हम एक रैशनल लॉजिकल डिसीजन मेकिंग हमारी हो सके। तो अब यहाँ पे बताते हैं कि जो जॉन का इस तरीके से बिहेव करना कि हर चीज़ के लिए, अब जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए जेनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, ये गलत है। नो डाउट उस जेनी ने उसके साथ गलत किया, उसको डबल क्रॉस किया, उसकी चीटिंग की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, उसने संबंध बनाने की कोशिश की या बनाए। बट यहाँ पे कहते हैं कि हमें लाइफ में जो ऐसी हैपनिंग्स हैं, कुछ भी होता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। और कहते हैं नो डाउट जो भी हमारी लाइफ में घटनाएं ऐसी होती हैं, नेगेटिव घटनाएं होती हैं, उससे सीखना चाहिए और सीख के आगे मूव ऑन करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम उसमें स्टक हो जाएं और स्टक होके अपने राउंड द क्लॉक 24/7 उसी, कहते हैं घटनाओं को, दुर्घटनाओं को, नेगेटिव विशियस साइकिल में अपने आप को फंसा लें। और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हमें ही कहते हैं उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, हमें ही सो कॉल्ड स्ट्रेस एंजाइटी का शिकार होना पड़ेगा। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा, हम फिज़िकली मेंटली जो हैं अनहेल्दी हो जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी। हमें उस चीज़ से बचना है। और यहाँ पे बताते हैं ऑथर के, हम देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि लोगों को अगर हम अकाउंटेबल समझते हैं उनकी हरकतों के लिए, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है उस चीज़ के कि अगर हम ये कहें कि लोग अकाउंटेबल हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। लोग अकाउंटेबल हैं अपनी चीज़ों के लिए, अपनी हरकतों के लिए, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग एज़ कम्पेयर टू कि लोग अकाउंटेबल हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक नहीं हो सकता है। आप कैसा फ़ील कर रहे हैं उसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, दूसरों ने क्या किया है उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। तो हम आपकी कैसी फीलिंग है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर योर थॉट प्रोसेस। ये यहाँ पे बात क्लियर करते हैं। और फाइनली चैप्टर को कंक्लूड करते हुए ऑथर हमें यही मैसेज देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है, पहला स्टेप जो है कि हमारा जो ग्रीवियंस फेज़ में हम जाते हैं, वो क्यों जाते हैं, क्योंकि ग्रीवियंस फेज़ में हम तब जाते हैं जब हमारा कोई ना कोई जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उसके हिसाब से हमारी लाइफ में कुछ होता नहीं है, या जो कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं। तो हमें उस ग्रीवियंस स्टेट को समझना है। और दूसरा क्या है, फिर होता है कि सेकंड स्टेप जो होता है इसमें, वो होता है हम ब्लेम गेम खेलते हैं, जो कि अभी इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया। ब्लेम गेम जो है हम खेलना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे पे ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। हमारी लाइफ में
एट द मोमेंट जो भी हो रहा है, जिसका कोई संबंध भी नहीं है उस एपिसोड के साथ या उस घटना के साथ जो कि आज से काफ़ी टाइम पहले हिस्ट्री में हुई थी। तो अभी भी हम कहते हैं जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसके लिए कहते हैं ब्लेम करते चले जा रहे हैं उस चीज़ के लिए अभी भी, कि उस हिस्ट्री में जो भी पास्ट में गलत हुआ था उसकी वजह से जो अभी गलत हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, इंटर रिलेटेड है। तो ये कहते हैं इसको हमें समझना है और ये गलत है। अभी इस चीज़ को कहते हैं अब ठीक करने के लिए क्या करना होगा, क्या सीखना होगा, हमें हमें फॉरगिवनेस सीखनी होगी। ये फॉरगिवनेस जो है आगे चैप्टर्स में ऑथर डिस्कस करेंगे कि ये फॉरगिवनेस ही है जो कि हमें इस सारे सो कॉल्ड विशियस साइकिल से, नेगेटिविटी के विशियस साइकिल से, जो ब्लेम गेम है या कहते हैं एक सो कॉल्ड ग्रीवियंस फेज़ है हमारा, उसमें से कैसे बाहर आना है, ये सारा हमें फॉरगिवनेस से ही पता चलेगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ग्रीवियंस फेज से हम ब्लेम गेम में जाते हैं, ब्लेम गेम से अब थर्ड फेज जो है या थर्ड इसके जो इसमें आगे निकलता है, एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज़ कि हम कैसे ग्रीवियंस स्टोरी को बनाते हैं। एक ग्रीवियंस की स्टोरी जो डेवलप होती है वो कैसे होती है और हमारा माइंड उस ग्रीवियंस स्टोरी के साथ क्या करता है, और हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड जो है उस ग्रीवियंस स्टोरी को लेके हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी होती है, वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ होल अबाउट टुडेज़ एपिसोड, जहाँ पे ऑथर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से हम ब्लेम गेम खेलते हैं और दूसरे को कहते हैं जो लाइफ में हमारे अभी एट मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भी कहते हैं हम पास्ट में जो हमारे साथ गलत हुआ कभी 10 साल 20 साल पहले, तो कहते हैं उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिबल ठहराने की कोशिश करते हैं। तो ये ब्लेम गेम जो है कहते हैं अल्टीमेटली बताना ये चाहते हैं, मैसेज ये कन्वे करना चाहते हैं ऑथर के हमें ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है, इससे बचना है और इससे कैसे बच सकते हैं और आगे इसको क्या स्टेप्स हैं इसके और कैसे इससे बाहर आना है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है द ग्रेवियन स्टोरी। तब तक के लिए आगे दीजिए, हैव अ नाइस डे। जाते जाते एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से हाथ जोड़ के कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत टाइम दिया आप लोगों ने, सुना समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।